हेलो एवरीवन। लागत लेखांकन में आज हमारा टॉपिक है सामग्री नियंत्रण। और सामग्री नियंत्रण में भी जो विभिन्न तकनीकें हैं उनमें से एक तकनीक आर्थिक आदेश मात्रा या मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। प्राय सामग्री में तीनों प्रकार की सामग्रियां, कच्ची सामग्री, चालू कार्य, निर्मित माल, फिनिश्ड गुड्स सभी शामिल होते हैं। स्टोर्स का अगर आप प्रयोग करें पर्यायवाची के रूप में तो किया तो जा सकता है, परंतु स्टोर को एक व्यापक शब्द है जिसमें कच्ची सामग्री, विविध आपूर्ति उपकरण, ल्यूब्रिकेंट्स, कल पुर्जे सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। बात सामग्री पर नियंत्रण की करें तो ये अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षणों से ये पता चलता है कि निर्माणी उद्योगों में प्राय कुल लागत का 40 से 70% तक लागत सामग्री की लागत होती है। अतः सामग्री की लागत के ऊपर नियंत्रण रखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। सामग्री नियंत्रण से आशय वास्तव में सामग्री के क्रय, भंडारण तथा उपभोग पर व्यवस्थित नियंत्रण से है, ताकि सामग्री की नियमित तथा समय पर आपूर्ति बनाई जा रखी सके तथा अति भंडारण व अल्प भंडारण को टालकर संभावित लागत को न्यूनतम रखा जा सके। सामग्री नियंत्रण के लिए सामग्री क्रय, सामग्री प्राप्ति, निरीक्षण, भंडारण, निर्गमन, लेखा तथा लागत विभागों के मध्य आवश्यक समन्वय और सहयोग होना अत्यंत ही आवश्यक है। साथ ही आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण की कुशल व्यवस्था भी जरूरी है, ताकि सामग्री पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण रखे जा सके। इस सामग्री नियंत्रण के लिए मुख्यतः निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मितव्ययी आदेश मात्रा या पुनः आदेश मात्रा का निर्धारण, कि हम जो वार्षिक आवश्यकता है उसको क्रय करते समय एक बार में कितनी इकाइयों का, कितनी मात्रा का आदेश दें। दूसरा, सामग्री की विभिन्न स्कंद सीमाओं और स्कंद स्तरों का निर्धारण। हम बहुत सारे लेवल्स हम तय करते हैं कि इतना मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए, उससे ज़्यादा भंडारण करेंगे तो भंडारण लागत बढ़ जाएगी, इससे कम नहीं होना चाहिए स्टॉक, नहीं तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन बंद होने की संभावना हो जाएगी। इस प्रकार से विभिन्न स्तरों का निर्धारण करके ये सामग्री नियंत्रण की कोशिश की जाती है। ठीक उसी समय क्रय स्कंद प्रणाली, जस्ट इन टाइम, ये एक प्रबंधकीय स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि जैसे हमें प्रोडक्शन के लिए सामग्री की ज़रूरत होगी, ठीक उसी समय हम सप्लायर को ऑर्डर कर सामग्री को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली, निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली में बिन कार्ड, स्टोर लेजर, अनवरत स्टॉक की व्यवस्था की जाती है, ताकि मात्रा और मूल्यों में संयोजन रह पाए। इस प्रकार से लेखों की व्यवस्था की जाती है कि स्टॉक के भौतिक आवागमन व बैलेंस की तुरंत सूचना हमें मिल सके। एबीसी विश्लेषण योजना में जो भी सामग्री है उनको 3 भागों में बांट देते हैं। ए कैटेगरी, जो कि बहुत कम भार या मात्रा का होता है परंतु बजट का अधिकतम भाग कंज्यूम कर लेता है। इसको मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 10% इकाइयां लागत के या बजट के 70% मूल्य को अगर कवर करती है तो वो ए कैटेगरी की, 20% मात्रा 20% बजट को कंज्यूम करती है वो बी कैटेगरी, और 70% बहुत अधिक मात्रा परंतु उसका मूल्य बहुत कम यानी कि लगभग 10% हो तो वो सी प्रकार की सामग्री हो जाती है। तो इस प्रकार ए बी सी 3 भागों में बांटकर सामग्री को हम उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट छठा आपके सामने है VED एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस। इसमें जो मैनेजर्स हैं
प्रबंधक हैं वो क्लासिफाई करते हैं इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री या सामग्री की फंक्शनल इम्पोर्टेंस के आधार पर, और उसके आधार पर सामग्री को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अगला है 7वें नंबर पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे सामग्री स्कंद आवर्त अनुपात। विभिन्न प्रकार के मटेरियल टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो जो टाइम्स में या दिन या अवधि में ज्ञात किए जाते हैं, जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार की सामग्री को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। इसी प्रकार से 8वां सामग्री का FSND या FSN वर्गीकरण। यहाँ F स्टैंड्स फॉर फास्ट, S स्टैंड्स फॉर स्लो एंड N स्टैंड फॉर नॉन मूविंग। फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। किस प्रकार की सामग्री तेजी से कंज्यूम हो रही है प्रोडक्शन में, किस प्रकार की सामग्री कम तेजी से कंज्यूम हो रही है, और किस प्रकार की सामग्री नॉन मूविंग है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसमें वर्गीकृत करके सामग्री नियंत्रण की कोशिश की जाती है। सामग्री नियंत्रण का आशय सामग्री में चीजत ना हो, अप्रचलन ना हो, भंडार के समय, क्रय करते समय उसके मूल्य पर नियंत्रण रखा जा सके। जब स्टोर्स से, गोडाउन से सामग्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रही हो तो निर्गमन के समय उसके ऊपर आवश्यक नियंत्रण रखा जा सके। यानी कि नियंत्रण के 3 स्थान हो गए। क्रय के समय हम नियंत्रण कर सकते हैं, भंडारण के समय कर सकते हैं, और निर्गमन के समय कर सकते हैं। और ये तकनीकें उसमें हमें बहुत मदद करती हैं। किसी भी निर्माणी व्यवसाय में सामग्री, यहाँ पर जब हम सामग्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः कच्ची सामग्री की बात कर रहे हैं। तो कच्ची सामग्री का प्रयोग प्रोडक्शन में किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन साइकिल के अनुरूप व्यवसाय को कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बाजार से सप्लायर्स को ऑर्डर देकर क्रय करते हैं। तो एक बार में अगर हमें ये मालूम हो कि वार्षिक मांग इतनी होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो उतनी सामग्री जितनी कि एक वर्ष की है, क्या उसको एक साथ खरीद लेना चाहिए या उसको कुछ कुछ भागों में ऑर्डर्स देना चाहिए। यानी कि एक बार में कितनी सामग्री को हम क्रय करें, बाजार से मंगवाएं, सप्लायर को आदेश दें, उस पुनः आदेश मात्रा का निर्धारण महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब हम एक बार में समस्त आवश्यकता की सामग्री को क्रय कर लें, यानी कि सामग्री के अधिक मात्रा में क्रय कर लें, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो कम हो जाएंगे, यानी आदेश की लागत तो कम हो जाएगी, परंतु चूंकि एक साथ काफ़ी मात्रा में सामग्री हमारे पास में होगी तो उसके संग्रहण, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या संग्रहण की लागत, वहन की लागत काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक इसके विपरीत जो वार्षिक आवश्यकता है उसका काफ़ी कम मात्रा में अगर हम आदेश दें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत तो बढ़ जाएगी, परंतु होल्डिंग कॉस्ट चूंकि मात्रा बहुत कम मात्रा में बार बार अपने पास में आ रही है तो हमें संग्रहण की लागत में कमी हो जाएगी। तो कुल लागत का निर्धारण करते समय 3 प्रकार की लागतें होती हैं। कुल क्रय लागत, जो जितनी भी आवश्यकता है उसके अनुसार वो लागत तो मार्केट की प्राइस के ऊपर, परचेज प्राइस के ऊपर निर्भर करती है, जो प्राय स्थिर होती है। इसके अलावा कुल आदेश लागत और कुल संग्रहण लागत होती है, जिनमें परस्पर व्युत्क्रम संबंध है, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरी घटती या दूसरे के बढ़ने पर पहली घटती है। तो एक बार में कितनी मात्रा का आदेश दिया जाए कि कुल मिला के संस्था को, व्यवसाय को आदेश की लागत और भंडारण की लागत कम होते हुए कुल लागत न्यूनतम हो जाए। मितव्ययी मात्रा वो होगी जिस पे ये लागत सबसे कम हो। एक बार में दी जाने वाले आदेश की मात्रा अगर इस प्रकार से निर्धारित की जाए कि वहां पर कुल लागत सबसे कम हो
और कुल लागत वहाँ सबसे कम होगी जहाँ पर कि कुल आदेश की लागत और कुल भंडारण की लागत बराबर हो। कुल आदेश की लागत और कुल भंडारण की लागत बराबर केवल वैज्ञानिक तरीके से इस मात्रा का निर्धारण करने पर ही हो सकती है, और यह जो तरीका है इसी को हम EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा या मितव्ययी आदेश मात्रा कहते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए आपके सामने एक सूत्र दिख रहा है, मैं इसको बोलता हूं कि अंडर रूट हमें करना है वैल्यू का, किसका, जो हो 2 मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई CO डिवाइडेड बाई CI। ये जो डी, CO और CI का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसकी जगह पे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिंबल्स या अल्फाबेट्स लिए गए हैं। यहाँ पर 2AO अपॉन I भी हो सकता है और AB अपॉन C भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे आशय सभी का एक जैसा होगा। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, डी का मतलब एनुअल डिमांड और रिक्वायरमेंट, जो मात्रा में यहाँ पर सूत्र में लिखी जाएगी वार्षिक मात्रा। अगर महीनों की मात्रा दे रखी है तो उसको 12 से गुणा करके वार्षिक मात्रा में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और एक वर्ष की मात्रा को, क्वांटिटी को हम इस सूत्र में रखेंगे। इसी प्रकार से CO का मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट, प्रति आदेश लागत, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर यहाँ पर है, जिसमें आदेश देने की लागत में या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सामग्री क्रय करने हेतु क्रय अधिग्रहण प्रपत्र तैयार करने, विक्रेताओं का पता लगाने, सर्वोत्तम विक्रेता का चुनाव करने, क्रय आदेश देने आदि क्रियाओं से संबंधित सारे व्ययों को शामिल कर लेते हैं। इसे हम आदेश की लागत कहते हैं, या स्थापना लागत कहते हैं, सेटअप कॉस्ट कहते हैं, या इसी को अधिप्राप्ति लागत या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। एक आदेश देने की जो लागत है वो रुपयों में, अमाउंट में इस सूत्र में प्रतिस्थापित की जाएगी। तीसरा जो आप नीचे देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय CI, दिस CI स्टैंड्स फॉर पर यूनिट होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट पर ईयर। एक इकाई को एक वर्ष तक अगर स्टोर में रखा जाए तो भंडारण की या वहन की लागत क्या होगी, वो लागत यहाँ पर सूत्र में लिखी जानी है रुपयों में। अगर हमें ये लागत प्रतिशत में उपलब्ध हो तो वस्तु के क्रय मूल्य के ऊपर इसको अप्लाई करके प्रति इकाई प्रति वर्ष भंडारण लागत ज्ञात कर लेंगे और सूत्र में रखेंगे। इस भंडारण लागत में संग्रहण किए जाने वाले स्थान का किराया, जो स्टॉक में विनियोजित पूंजी है उस पर ब्याज, भंडार गृह का बीमा, सिकुड़ना, चोरी, हास, अप्रसन्न आदि लागत इसमें शामिल हो जाएंगी। तो EOQ में वार्षिक मांग को प्रति इकाई प्रति आदेश लागत से गुणा कर प्रति इकाई प्रति वर्ष भंडारण लागत से भागित कर 2 से गुणा कर उसका वर्गमूल अगर हम निकाल लें तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें देगा। यानी कि संस्था को एक बार में इतनी इकाइयों का आदेश देना चाहिए जिससे कि कुल लागत न्यूनतम हो और यहाँ पर कुल आदेश लागत तथा कुल भंडारण लागत बराबर हो जाए। कुल स्कंद की लागत ज्ञात करें तो इसमें स्थायी लागत जो होती है वो क्रय की लागत होती है, यानी कि जितनी इकाइयों की वार्षिक आवश्यकता या मांग है उसको परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो यह कुल क्रय लागत ज्ञात हो जाएगी जो कि स्थायी है। परंतु जब हम आदेश मात्रा की बात करते हैं तो ये बदल सकती है। अगर मनमाने तरीके से अगर आदेश दिया जा रहा है, आवश्यकता अनुसार अगर आदेश दिया जा रहा है तो ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी या रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कहलाती है, और इसकी गणना अगर सूत्रानुसार की गई है तो यही आदेश मात्रा मितव्ययी आदेश मात्रा या EOQ कहलाती है। यहाँ पर हम अगर इसके आधार पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो चूंकि आदेश मात्रा बदलती है तो ये दोनों लागतें भी बदलती हैं, तो ये दोनों लागतें परिवर्तनशील लागतें कही जा सकती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो सूत्र में लिखा गया है वो है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ज्ञात होगी, कितने ऑर्डर्स दिए गए हैं एक वर्ष में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इनटू मल्टीप्लाइड बाई पर ऑर्डर कॉस्ट
इसको जोड़ दें टोटल कैरिंग कॉस्ट के साथ में। टोटल कैरिंग कॉस्ट ज्ञात की जा सकती है एवरेज इन्वेंट्री की स्टोर में जो सामग्री रखी गई है वो धीरे धीरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, और जब ये प्राय शून्य के करीब आ जाए तो पुनः आदेश दी गई मात्रा वापस स्टोर में आ जाती है। तो औसत सामग्री का मतलब यहाँ पर नीचे आप सूत्र में देख भी रहे हैं कि एक बार में मंगाई जाने वाली मात्रा, चाहे वो EOQ हो या वो ROQ हो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को अगर डिवाइड कर दें बाई 2 से तो ये औसत सामग्री या एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक पार्ट है, अगर उसको ज्ञात करना हो तो वार्षिक मांग जो मात्रा है एक वर्ष की, उसमें जितनी भी मात्रा एक बार में मंगाई जा रही है उसका अगर हम भाग दे दें तो उतने ऑर्डर्स देने की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें और एवरेज इन्वेंट्री को पर यूनिट पर ईयर कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें। ये दोनों लागतें बराबर हो जाएंगी, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी अगर यहाँ पर जो एक बार में मंगाई जाने वाली मात्रा है उसकी गणना पीछे वाली स्लाइड पर आपने जो देखा EOQ के सूत्र के आधार पर अगर की गई है तो ये दोनों लागतें हमेशा बराबर होंगी। ये परिवर्तनशील लागतें जब बराबर होती हैं तभी कुल लागत सबसे कम होती है। इन दोनों लागतों के योग को हम इस प्रकार से सूत्र से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्गमूल करें 2 को वार्षिक मांग से गुणा किए हुए, प्रति आदेश लागत की से गुणा किए हुए, प्रति इकाई प्रति वर्ष भंडारण लागत से गुणा किए हुए मूल्य का अगर वर्गमूल कर लिया जाए तो ये कुल आदेश लागत और कुल भंडारण लागत के योग के बराबर हो जाएगी। यानी ऊपर वाले तरीके यानी इस सूत्र वाले तरीके से हम इन्वेंट्री कॉस्ट TIC जो वेरिएबल पार्ट है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर वस्तु का लागत मूल्य परचेज कॉस्ट निश्चित है तो इन दोनों की कुल लागत के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं, परंतु विभिन्न लेवल्स पर अलग अलग मूल्य अपने को उपलब्ध हों, जैसे कि 1 से लेकर 100 इकाई का आदेश देने पर 2 रुपये, 100 से ज़्यादा इकाइयों के आदेश देने पर 1 रुपये 90 पैसे, 200 से और ज़्यादा इकाइयों के आदेश देने पर 300 तक 1 रुपये 80 पैसा। यानी कि विभिन्न लेवल्स बदलने पर एक बार में दी जाने वाली आदेश की मात्रा के बदलने पर अगर परचेज कॉस्ट में बदलाव आता है, यानी कि मात्रा बट्टा मात्रा छूट या क्वांटिटी डिस्काउंट की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त लागतों में क्रय लागत को भी जोड़कर, जो कि स्थायी भाग है, को भी जोड़कर फिर निर्णय लिए जाने चाहिए। बिना किसी छूट प्रस्ताव के समान क्रय मूल्य पर भिन्न भिन्न आदेश मात्राओं के प्रस्तावों में से लाभप्रद या मितव्ययी आदेश मात्रा EOQ का चयन करने हेतु अलग अलग प्रस्तावित आदेश मात्राओं में जिस भी आदेश मात्रा की कुल स्कंद लागत, कुल आदेशन लागत और कुल भंडारण या वहन की लागत न्यूनतम हो, उतनी मात्रा में आदेश देना मितव्ययी होता है। ऐसी दशा में कुल स्कंद लागत की गणना में सामग्री के क्रय मूल्य को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक प्रस्तावित विकल्प में क्रय मूल्य एक समान ही रहता है। परंतु वहीं अगर हमें मात्रा छूट, क्वांटिटी डिस्काउंट या मूल्य विच्छेद, प्राइस ब्रेक्स की स्थिति में निर्णय लेने हैं कि कितनी मात्रा का आदेश एक बार में दिया जाए, तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम हम किसी भी छूट प्रस्ताव को विचार में न लेते हुए EOQ और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की गणना कर लेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक छूट विकल्प में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट TIC की गणना करेंगे। जिस भी छूट विकल्प में TIC सबसे कम आएगी उसे ही स्वीकार करने की हम संस्तुति करेंगे, परंतु ध्यान ये भी रखेंगे कि प्रत्येक छूट विकल्प में सामग्री क्रय मूल्य प्रति इकाई P, आदेश मात्रा जो OQ या EOQ या ROQ है, भंडारण या वहन लागत प्रति इकाई प्रतिवर्ष CI परिवर्तित होते रहेंगे, जबकि D यानी कि कुल वार्षिक मांग और CO यानी कि प्रति इकाई आदेश लागत परिवर्तित नहीं होंगे। विभिन्न छूट प्रस्तावों की दशा में सबसे कम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वाले विकल्प की आदेश
मात्रा ही अनुकूलतम आदेश मात्रा कहलाएगी।